हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में। ओके, तो ट्रांसपीरेशन क्या है? तो आपको ये तो पता है, हमने यहाँ तक तो देख लिया कि रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ओके, तो अब एब्जॉर्ब तो कर लिया प्लांट ने वाटर, लेकिन उसको लॉस्ट कैसे करेगा? ये वाटर का लॉस कैसे होगा? जैसे हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे ह्यूमन के अंदर वाटर का लॉस बाय स्किन होता है और हमारे अंदर एक एक्सक्रेटरी सिस्टम होती है। तो उस तरह से प्लांट में किस तरह से वाटर का लॉस होता है, तो देखते हैं। चलो, ट्रांसपीरेशन इज द इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स है उसमें ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से वाटर का लॉस होता है। कैसे? वेपर फॉर्म में। ओके, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है, उसके अंदर ये ट्रांसपीरेशंस होता है। ओके, तो ये जो स्टोमेटा है उसमें ट्रांसपीरेशन तो होता ही है, उसके अलावा वहाँ पे क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये जो लीफ होते हैं हमारे प्लांट के, उसमें ऐसे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा है वो वाटर को लॉस करने में, मतलब कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और वहाँ पे स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ओके, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं वो नॉर्मली डे टाइम में ओपन रहते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कि ये जो सिस्टम है स्टोमेटा के अंदर की, वो किसकी वजह से होती है? तो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे आपको फिगर में बताया है। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उसकी वजह से ये स्टोमेटा के अंदर चेंजेस आते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाले। तो अब क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स है उसकी इनर वाली वॉल, यहाँ पे मैंने थोड़ा पेन से डार्क किया है। तो ये जो इनर वाली जो वॉल होती है गार्ड सेल की, वो कैसी होती है? तो वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। और ये जो गार्ड सेल की आउटर वाली जो वॉल होती है वो क्या होती है? थीन होती है। ओके, तो जैसे ही गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएगी, मतलब कि उसके अंदर पानी भर जाएगा, गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाएगा और वो फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो क्या होगा? जो इनर वाली वॉल है, ओके, वो तो ठीक है, तो उसमें तो कोई चेंजेस ज़्यादा बनेंगे नहीं। लेकिन ये जो आउटर वाली वॉल है गार्ड सेल की, वो थीन होती है। तो वो क्या होगा? जैसे ही सेल के अंदर टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तो ये जो थीन आउटर वॉल है वो बल्ज हो जाएगी, मतलब कि वो फूल जाएगी। और वो क्या करेगी? जो आउटर वॉल है वो फोर्स करेगी इनर वॉल को। तो जो फोर्स करेगी वो इनर वॉल को, इसकी वजह से क्या होगा? ये जो इनर वॉल है थिक और इलास्टिक वाली, ये इनर वॉल क्रेसेंट शेप में आ जाएगी, मतलब कि चांद के जैसे शेप में बन जाएगी। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर में आपको साइड में दिखाया है कि क्रिसेंट शेप कैसा होता है, तो ऐसे चांद के जैसे बनता है। तो क्या होगा? जो आउटर वाली वॉल है वो बल्ज हो गई, मतलब कि फूल गई, और वो इनर वॉल को फोर्स करेगी, इसकी वजह से वो थोड़ी अंदर खींचेगी। तो जैसे ही इनर वॉल थोड़ी अंदर की तरह जाएगी, मतलब कि वो चांद के जैसे शेप में बन जाएगी, क्रिसेंट शेप में, तो स्टोमेटा अपना ओपन हो जाएगा। ओके, तो सिंपल है। ओके, जो इंक्रीज होगी टर्जिडिटी तो क्या होगा? गार्ड सेल्स की आउटर वाली वॉल है वो बल्ज हो जाएगी, मतलब कि फूल जाएगी, और वो जो इनर वाली वॉल है उस पर फोर्स करेगी और उसे क्रिसेंट शेप में ला देगी। ओके, अब जैसे ही सेल के अंदर जो टर्जिडिटी है, मतलब कि वाटर है, वो लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा? सेल कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा, मतलब कि वो श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होगा तो क्या होगा? जो इनर वाली वॉल है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी तो क्या होगा? फिर हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको खास याद रखना है कि टर्जिडिटी अगर सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो आउटर वाली वॉल है गार्ड सेल की, उसमें बल्ज आ जाएगा। इसकी वजह से वो इनर वॉल को फोर्स करेगी, और फोर्स करेगी इसकी वजह से जो इनर वॉल है वो क्रिसेंट शेप में आ जाएगी, चांद के जैसे शेप में। तो जैसे ही इनर वॉल क्रिसेंट शेप में आ जाएगी तो क्या होगा? स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर जो गार्ड सेल के अंदर
टर्जिडिटी डिक्रीज होगी, मतलब कि वाटर का लॉस्ट हो जाएगा सेल के अंदर से, तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, इसका मतलब कि सेल श्रिंक हो जाएगा। तो क्या होगा, जो इनर वाली वॉल है वो तो थिक और इलास्टिक थी, तो वो अपना शेप फिर से रीगेन कर लेगा, ओके, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जैसे ही गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे तो हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ओके। तो डॉर्सी वेंट्रल के जो लीफ होते हैं उसकी लोअर सरफेस होती है, वहाँ पे ये स्टोमेटा ग्रेटर नंबर में होता है, मतलब कि ज़्यादा होते हैं, ओके। और जो आइसोबाइलेटरल लीफ होते हैं उसमें दोनों सरफेस पर, लीफ की अपर वाली और लोअर वाली सरफेस दोनों में इक्वल क्वांटिटी में होते हैं स्टोमेटा, ओके। तब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो किस चीज़ से अफेक्टेड होती है। तो उस पर कई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से, तो एक तो है टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। अब देखते हैं हम आगे प्लांट के फैक्टर, उसके अपने कौन कौन से फैक्टर है जो उस पर अफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस पे। तो उसमें है एक तो नंबर ऑफ स्टोमेटा, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा ओपन है उस पर डिपेंड करता है। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर कितना वाटर है। कैनोपी स्ट्रक्चर, मतलब ये जो उसकी रचना होती है, गुजराती में तो उसका रचना बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये जो वायुरंध्र होते हैं, मतलब कि ये जो स्टोमेटा होती है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो लीफ के सरफेस पे होते हैं उसे हम कैनोपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो किस तरह के होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में और प्लांट के अपने फैक्टर के बारे में। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से थे, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। और प्लांट के फैक्टर है नंबर ऑफ स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा और वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट एंड कैनोपी स्ट्रक्चर, ओके। तो अब हमें आगे अब वाटर के बारे में देखना है कि वाटर में ऐसा क्या होता है कि उसकी वजह से वो जाइलम से ऊपर आता है वाटर, ओके, और ट्रांसपीरेशन होता है। तो हमने आगे भी देखा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे अट्रैक्शन बनते हैं। तो पहले अट्रैक्शन के बारे में हम देखते हैं कोहेशन। तो अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलेंगे कोहेशन। अब आगे एडहेशन, तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द पोलर सरफेस, वाटर जहाँ से मूव करता है उसकी जो सरफेस होती है, जो एरिया से, मतलब जाइलम से मूव करता है तो जाइलम की जो सरफेस होती है तो उसके बीच में और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से वो आगे मूव कर सकता है, ओके। तो ऐसे सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, उस टाइप के अट्रैक्शन को हम बोलेंगे एडहेशन, ओके। अब हम आगे देखते हैं सरफेस टेंशन। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो जो लिक्विड स्टेट्स होता है, लिक्विड फेज, उसके अंदर एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ओके, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन बना के रखते हैं रादर देन द गैस फेज। इसका मतलब ये है कि वो लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े ज़्यादा रहते हैं गैस फेज की जगह पे, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है कोहेशन की, एडहेशन की और सरफेस टेंशन की, ये प्रॉपर्टी वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ओके। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, तो एन एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स। तो आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ हो उस पर ग्रेविटी लगती है, तो अगर वाटर पर भी ग्रेविटी लगती तो क्या होता, वाटर ऊपर मूव नहीं कर सकता, लेकिन वाटर के पास ऐसी स्ट्रेंथ है जो उसको ऐसा होने नहीं देती। तो ये जो एबिलिटी है, उस जो फोर्स है पुलिंग फोर्स को रोकने की, ये वाटर के पास जो एबिलिटी है उसे हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। एंड दूसरी क्या चीज़ है, तो हाई कैपिलरिटी। तो अब ये कैपिलरिटी क्या है, तो कैपिलरिटी में क्या होता है, जो आपने शायद देखा हो कैपिलरी ट्यूब, तो उसमें क्या होता है, जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो एकदम थीन होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन उसका डायामीटर बहुत स्मॉल होता है उसकी लेंथ के कंपेयर में।
तो आप यही समझ लो कि प्लांट के अंदर भी ऐसी कैपिलरिटी होती है। ओके, कौन कौन सी? तो ट्रैकियरी एलिमेंट, ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स, ये दोनों एकदम कैपिलरी की साइज में होती है। जैसे कि ये दोनों चीज़ें, ये ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स, वो दोनों की हाइट मतलब कि उनकी लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन उनका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है। तो ऐसी कैपिलरिटी में से वाटर को ऊपर मूव करना है। ओके, तो ये जो वाली चीज़ है, मतलब वाटर की ये जो एबिलिटी है, ये थिन डायामीटर में से ऊपर जाने की ये जो वाटर की एबिलिटी है, उसे हम कहेंगे कैपिलरिटी। ओके, तो आप सबको पता है आगे के फोटोसिंथेसिस में वाटर रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो हमारी जो सिस्टम है जाइलम वाली, तो जाइलम की हेल्प से वाटर रूट से लीफ की वेन तक तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद पानी लीफ के जो पेरेन्काइमा सेल्स होते वहाँ तक कैसे पहुँचता है? तो उसका आंसर ये है कि जैसे ही वाटर इवापोरेट्स हो गए स्टोमेटा से, हमने आगे देखा कि स्टोमेटा से वाटर इवापोरेट्स होते हैं। ओके, वाटर लॉस्ट होता है। तो जैसे ही वाटर इवापोरेट्स करेगा स्टोमेटा से, तो वहाँ पे एक कंटिन्यूअस थीन फिल्म बन जाएगी वाटर की। ओके, और ये क्या करेगी? वाटर को जाइलम में से खींचेगी। ओके, मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखो, as water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cell is continuous, it results in a pooling of water molecules by molecules into the leaf from the xylem. जैसे ही वाटर इवापोरेट्स होगा स्टोमेटा से, उसके ऊपर एक थीन कंटिन्यूअस वाटर का लेयर बन जाएगा, जो क्या करेगा? जाइलम में से वाटर को खींचेगा। ओके, और एक दूसरी चीज़, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो हमारी सब स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा के अंदर की जो कैविटी है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके अंदर। ओके, सब स्टोमल कैविटी में वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होगा वाटर। तो वाटर कहाँ जाएगा? वाटर डिफ्यूज होके सराउंडिंग एयर में जाएगा, और वो क्या करेगा? जो पुल करेगा आगे, तो वो एक प्रकार से खींचान प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। ओके, तो कई मेजरमेंट्स तो ऐसा बताता है कि ट्रांसपीरेशन इतना फोर्स प्रोड्यूस करता है, मतलब इतना प्रेशर क्रिएट करता है वो, कि वाटर की जो कॉलम होती है वो जाइलम में से 130 मीटर्स हाई तक जाती है। ओके, तो ये जो ट्रांसपीरेशन का जो प्रेशर बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 130 मीटर्स हाई तक वाटर को ले जाता है। ओके, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में इतना क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो बाय, टेक केयर।